अमीर और गरीब मुस्लिम बहू की ससुराल में पहली ईद। सुबह के 4 बज रहे थे। सकीना की आंखें खुलती हैं और वो घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, हाय अल्लाह, सुबह के 4 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। अगर समय से जाकर रसोई में सबके लिए सुबह की सहरी नहीं बनाई तो अम्मी जान मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। सकीना फौरन उठती है और सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए सुबह की सहरी बनाती है। सहरी बनकर जब तैयार हो जाती है तो वो उसे टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो टेबल पर नूरजहां और रुकैया, हामिद, अरमान और असलम के साथ आ जाती है। सहरी के समय ये सब क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहा तुमने? अम्मी जान, इस खाने में तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही। नूरजहां अमीर थी, जिसके चलते रुकैया को उसकी बात मानते हुए कहना पड़ता है, हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये खाना सहरी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। जाओ सकीना बेगम, दोबारा से खाना बना कर लाओ। अगर आपकी बहू रसोई में खाना बनाने गई तो हमारी सहरी का सारा समय निकल जाएगा। अब हमें यही खाना पड़ेगा। नूरजहां के कहने पर घर के सभी लोग सहरी लेने लगते हैं, जिसके बाद नूरजहां सकीना से कहती है, इस घर में तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस प्रकार गरीबों वाला खाना बनाकर हमें सहरी करवाओगी। कल से सहरी खाने से पहले ही उसकी खुशबू हमारी नाकों में पहुंच जानी चाहिए। ऐसा कहकर नूरजहां वहां से चली जाती है। सबके खाने के बाद बेचारी सकीना बची कुची सहरी खा लेती है और अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने की तैयारी करती है। या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन बस मेरा ये घर परिवार हमेशा खुश ही रहना चाहिए। आमीन। सकीना अल्लाह ताला से दुआ करके बाकी के घर के काम करने लग जाती है। वहीं रुकैया और उसकी अमीर बहू नूरजहां शॉपिंग के लिए जाने वाली होती है। अम्मी जान, ईद आ रही है और क्यों ना हमें समय से ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हाँ बहू, सही कहा, हमें ईद की शॉपिंग पहले से ही करके रखनी चाहिए। तभी नूरजहां की नजर सकीना के ऊपर पड़ती है, जिसके चलते नूरजहां सकीना से कहती है, चलो सकीना, तुम्हें भी ईद की शॉपिंग करने के लिए हमारे साथ चलना चाहिए, नहीं तो फिर से तुम वही पुराने कपड़े ईद पर पहनोगी। नहीं नूरजहां, आप जाइए, अभी असलम की तनख्वाह नहीं मिली है। जैसे ही उसकी तनख्वाह मिल जाएगी मैं उनके साथ जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद ही लूंगी। तुम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार भी तुमने मुझसे यही कहा था, लेकिन ईद के समय तुमने वही पुराने कपड़े पहने थे। खैर, अब तुम्हें क्या ही बोलूं। चलो अम्मी जान, हम ही शॉपिंग करने चलते हैं। नूरजहां रुकैया के साथ बड़े बड़े शोरूम में जाती है, महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और ईद के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती है। अरे वाह, क्या कपड़े हैं! इतने अच्छे कपड़े, वो भी हमें एक साथ ही मिल गए। मैं तो यही वाले कपड़े पहनूंगी ईद वाले दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैं ईद पर सभी को देने के लिए अलग अलग तोहफे लेकर आई हूँ, लेकिन इन्हें संभाल कर रख देती हूँ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए मेरे तोहफों पर। ये बात नूरजहां सकीना को देखकर कह रही होती है, लेकिन सकीना इस चीज को अपने दिल पर नहीं लेती। शाम को सभी लोग इफ्तार के समय सकीना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, जिसे सब लोग आराम से बैठकर खा लेते हैं। फाइनली अल्लाह मियाँ की दुआ से सकीना गरीब ने घर में कुछ ढंग का बनाया है। जहाँ एक बहू बहू की तरह रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहू घर की नौकरानी की तरह रह रही थी। इफ्तिहार के बाद सकीना और अपनी जेठानी नूरजहां की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रसोई में ही झूठे बर्तन धोते हुए रोने लगती है। अल्लाह, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? गरीब होना कोई पाप तो नहीं, फिर सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? तभी वहाँ पर सकीना का ससुर आता है। शकीना बेगम, यहाँ रो रो कर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। हामिद ऐसा कहकर सकीना के सर पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है, मानो ऐसे उसकी जुबान में अल्लाह ताला का पैरा हुआ हो। लेकिन अगले ही दिन अरमान को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हाय अल्लाह, ये किसकी गंदी नजर लगी है मेरे पति के काम पर? मुझे तो लगता है वो गंदी नजर और किसी की नहीं बल्कि सकीना बेगम की ही होगी। अरे खाला, आप कैसी बातें कर रही हो? भला मेरी गंदी नजर क्यों लगेगी? क्योंकि तुम इतनी गरीब जो हो। तुम तो मुझे इस तरह अमीर रूप में देखकर भी जलती हो। नूरजहां की ये बातें सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हामिद चिल्लाते हुए कहता है,
ला हौल वला कुव्वत, ऊपर बैठे अल्लाह से डरो नूरजहां बेगम, वो इन सब का हिसाब तुमसे ऊपर लेगा। किसी गरीब को इतना सताना नहीं चाहिए। आप तो चुप ही रहिए। अब्बू जान, ये सब तो आपके सर पर चढ़ाने का नतीजा है, जो ये सकीना बेगम ने मुझे बद्दुआ दी है। तभी असलम आता है। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। अब्बू, अम्मी जान और मेरे प्यारे भाई जान, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हें पता है आज ही मेरी पोस्ट बढ़ गई है। इस ईद पर अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम बख्शा है, रहम। नूरजहां के सामने जैसे ही मिठाई का डिब्बा आता है, वो उसमें जोर से हाथ मार देती है, जिसके चलते सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। अरे बस करो, तुम और तुम्हारी बेगम के ये ढोंग हमसे और नहीं देखे जाते। क्या हुआ है? यहाँ सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सबको सुना रहा हूँ, लेकिन किसी को भी मेरी बात की कोई परवाही नहीं है। भाईजान, आपकी खुशी कैसे मनाए हम? मेरा सब कुछ तो चला गया है। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी लाइफ तो पूरी तरह खराब हो गई। मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मेरे बड़े भाईजान हो। इतने समय से आप इस घर को संभाल रहे थे, लेकिन अब मैं भी तो आपका साथ देने लायक हो गया हूँ। आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा और आपका बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा। असलम ऐसा कहकर अरमान को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दो भाईजान, मैं तुम्हारी खुशियों में सही से शामिल भी नहीं हो पाया। अरमान ऐसा कहकर असलम को अच्छे से गले से लगा लेता है। तभी रुकैया कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने बड़ी बहू की अमीरी के चलते कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सकीना हमेशा से सबका भला ही सोचती रही, लेकिन नूरजहां ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये तो सब किस्मत का खेल है। रुकैया ऐसा कहकर अपनी छोटी बहू सकीना को गले से लगा लेती है। पूरे परिवार को एक देखकर नूरजहां का अमीरी का घमंड भी टूट जाता है, जिसके बाद वो सकीना से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने शुरू से ही तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हमेशा अमीरों के चलते तुम्हें घमंड दिखाया, लेकिन कभी तुमने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। और आज तुम्हारे पति की बड़ी पोस्ट होने पर भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। खाला, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। अगले दिन सभी लोग एक साथ मिलकर ईद का त्योहार अच्छे से मनाते हैं और इस ईद पर वो सभी एक साथ खुश रहते हैं। नूरजहां अपनी तरफ से सकीना को एक प्यारा सा तोहफा भी देती है। वहीं सकीना भी नूरजहां को अपने हाथों की बनाई सेवई खिलाती है। जगराम अपनी पहली बीवी को उसकी बेटी के होते ही खो चुका था, इसलिए वह अपनी बेटी निशा की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूसरी शादी सविता से कर लेता है। कुछ समय बाद उसे काव्या नाम की बेटी होती है। जगराम तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करता है, पर सविता निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। ऐसे ही एक दिन 12 साल की निशा ने सविता से कहा, माँ, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मुझे भी थोड़ा सा काव्या के पिज्जा में से खिला दो। बड़ा आई पिज्जा खाने वाली, पता भी है कितना महंगा पिज्जा होता है। ये तुझे क्यों दूं? जा जाकर रसोई में से खाना खा, रात की रोटी रखी हुई है वो खा ले। ठीक है माँ, मैं वो रोटी भी खा लूंगी, पर मुझे थोड़ा सा पिज्जा खिला दो, मैंने कभी नहीं खाया। निशा के दोबारा बोलने पर सविता गुस्से से उसके गालों को पकड़ लेती है और कहती है, तुझे एक बात मेरी समझ नहीं आती, तू मेरी सौतेली बेटी है और वही रहेगी। तेरी माँ तो मरकर तुझे मेरे कंधों पर छोड़कर चली गई। मैं तेरा ख्याल रखने के लिए नहीं आई हूँ ना, मैं तुझे अपनी बेटी मानती, इसलिए जैसा बोलूं वैसा किया कर। और हाँ, ये बात तेरे पापा तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? ये कहकर सविता निशा को धक्का मार देती है, जिससे वह गिर जाती है। रोते हुए वो बासी खाना खाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ना पापा मुझ पर ध्यान देते और छोटी माँ मुझे बहुत डांटती है, मारती है। मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा था, उन्होंने मुझे नहीं खिलाया। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है। तभी जगराम अचानक से उसके पास आ जाता है। फिर जल्दी से निशा अपने आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुरा कर बात करती है। कुछ देर बाद जगराम अपने परिवार को लेकर मेले में जाता है, जहाँ उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश रहती हैं। जगराम अपनी बेटी निशा को ज्यादा प्यार करता है, झूले में उसके साथ झूलता है, जिस बात से काव्या को बहुत चिढ़ महसूस होती है और वो निशा को चलते हुए गिरा देती है, जिससे उसके लग जाती है। आह, पापा, चोट लग गई। मजा आया, मजा आया। पापा के साथ झूले में बैठी थी ना, ऐसे ही करूंगी इसके साथ, सौतेली कहीं की। अरे क्या हुआ काव्या? और कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत कर। हाय मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? ऐसा कहकर सविता अपने पति की नजरों में निशा को प्यार का दिखावा करती है
और ये वो हमेशा करती थी। वक्त गुजरता है, सविता इसी तरह अपने पति के सामने प्यारी माँ बनने का दिखावा करती है, लेकिन उसके पीठ पीछे ही वह निशा के साथ सौतेला व्यवहार करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है और अपनी बेटी के पुराने कपड़े उसे दे देती है। इस तरह दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो जगराम दफ्तर से आकर अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा आज मैं तुम दोनों को कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने दोस्त के बेटे से तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है और तुम दोनों एक ही घर में शादी करके जाओगी। नहीं पापा, मुझे इस निशा के साथ नहीं जाना। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मेरी बेटी को खुश थोड़ी रहने देंगे जो भेज रहे हैं इसको भी काव्या के साथ। मैंने फैसला कर दिया तो कर दिया। मेरी दोनों बेटियों की शादी मेरे दोस्त के बेटे विक्रम और आदित्य से होगी। जगराम का ये फैसला लेने के बाद उसकी दोनों बेटियों की शादी विक्रम और आदित्य से हो जाती है। सौतेली बहन का पति विक्रम देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि आदित्य इतना खास नहीं था। ये देखकर निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो उसकी पत्नी थी। शादी के कुछ दिनों में ही दोनों अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती हैं। दोनों बहनें रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं, तभी विक्रम आकर काव्या को पकड़ लेता है और कहता है, जान आज शाम को डिनर पर चलोगी? ये तुम क्या कर रहे हो? सामने निशा है, उसके सामने तो ये सब मत करो। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन ही तो है, सासू माँ थोड़ी है। और एक तरह से निशा मेरी साली ही हुई। क्यों निशा? हाँ बिल्कुल। पापा ने काव्या की शादी इतने अच्छे लड़के से की है और मेरा पति कितना सांवला है, अजीब सा। मुझे तो विक्रम ही पसंद और इससे मैं अपना बना कर रहूंगी। निशा अपनी सौतेली बहन के पति को छीनने की योजना अपने मन में बना लेती है। अपने पति से चिढ़ कर रहती है। अगले दिन जब नहाकर विक्रम टॉवल में अपने कपड़े निकाल रहा था तो कमरे से गुजरती हुई निशा उसे ताड़ती रहती है और कहती है, क्या हुआ विक्रम, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे मुझे शर्ट नहीं मिल रही थी, तुम निकाल दो। काव्या लगता है बिजी है। वैसे तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है। माफ करना, मैंने ये बोल दिया। कोई बात नहीं विक्रम, तुम चाहो तो मेरी कमर छू भी सकते हो। ये तुम क्या कह रही हो? तभी निशा उसके गले लग जाती है। विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि आदित्य को। क्या हम छुप छुप कर मिल नहीं सकते? देखो मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। पर काव्या को पता चला तो मार डालेगी मुझे। हम दोनों अपने पार्टनर्स को कुछ पता नहीं लगने देंगे विक्रम, हम अफेयर तो चला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। जिसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों बाहर छुपकर मिलने जाते हैं, जहां निशा सुंदर सा गाउन पहनकर विक्रम के साथ क्लब में डांस करती है। उसके बाद जब पूरा परिवार टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो विक्रम टेबल के नीचे निशा के पांव पर पांव रख रहा था, जो कि चम्मच गिरने पर काव्या को दिख जाता है, पर वो नजरअंदाज करती है। फिर कमला कहती है, बहू मैंने अपने कपड़े धोकर रख दिए, जरा धूप में सुखा दो। जी माँ जी। ये बात सुनकर निशा कपड़े सुखाने छत पर जाती है, जहाँ पीछे पीछे विक्रम आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे छोड़ो, ये सब घर के बाहर करा करो, अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो। अरे उसकी चिंता मत करो, वो नहाने गई है। अरे निशा, निशा कहाँ हो तुम? हटो, वो बुला रहे, मुझे जाना होगा। ये कहकर निशा आदित्य के पास जाती है और चिढ़कर कहती है, क्या है तुम्हें, क्यों बुला रहे हो मुझे? काम नहीं करूं क्या? जब देखो निशा निशा निशा। अरे मैं तो तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुला रहा था और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, नेकलेस। ठीक है, अच्छा है, कर लूं अब काम। अरे तुम तो बुरा मान गई, इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कुछ देर बाद काव्या और कमला निशा से कहते हैं, मंदिर के लिए कुछ और तो नहीं लेना? नहीं बहू, सब कुछ ले लिया है। निशा बहू, घर का ख्याल रखना, क्योंकि दोनों बेटे तो ऑफिस चले जाएंगे, अभी तुम रह लोगी ना। अच्छा आदित्य बेटा, तू जरा ऑफिस जाते जाते कार से हमें मंदिर छोड़ दे। जी माँ जी। जी माँ, मैं छोड़ दूंगा। सभी लोग काम से बाहर चले जाते हैं, पर विक्रम पीछे के दरवाजे से वापस आ जाता है, जहाँ निशा उसके लिए लंच साथ में करने का रोमांटिक माहौल बनाती है। दोनों एक साथ डांस करते हैं और कहते हैं, निशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अकेला टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, कोई भी यहाँ नहीं है। मैं भी विक्रम, एक घर में रहकर भी हम ठीक से मिल नहीं पाते। अच्छा हुआ सब घर वाले बाहर चले गए, कुछ देर तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी रास्ते में कमला को याद आता है कि पूजा का सामान घर पर ही रह गया था। आदित्य कमला वापस आ जाते हैं और दोनों को इस तरह देखकर काव्या जोरदार चाटा अपनी बहन को मारती है और कहती है, निशा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मेरे पति को छीनना चाहती है? क्यों विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया।
मुझे शर्म आती है दोनों को ऐसे देखकर। निशा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और भाई तूने ही मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। हाय हाय हाय, ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे शादीशुदा होकर ये नीच हरकत क्यों? हाँ, की हमने ऐसी हरकत क्योंकि मैं विक्रम को पसंद करती हूँ, आदित्य को नहीं। मैं नफरत करती हूँ काव्या से, हमेशा मेरे साथ बदसलूकी की है बचपन से, इसलिए मैंने उसके पति को ही छीन लिया। काव्या, मैं नहीं जानता था, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं बहक गया था, लेकिन मुझे एक मौका और दे दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। नहीं, मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना। नहीं काव्या, मेरे बेटे को एक बार मौका दे दे और इसको तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं अपनी बहन को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं काव्या, ऐसा मत कहो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। आदित्य जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस ये आखिरी बार है। ठीक है। निशा और विक्रम अपने जीवन साथी से बहुत मिन्नतें करके एक मौका पाते हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से खुशी खुशी रहने लगते हैं।